हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई आधुनिक शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों ने जब बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, उस समय अरबी, फारसी और संस्कृत में उच्च शिक्षा केवल मदरसों और पाठशालाओं में मिलती थी। स्वदेशी भाषाओं में उच्च शिक्षा काफ़ी दयनीय हालत में थी। गणित, इतिहास, राजनीतिक दर्शन, अर्थशास्त्र या भूगोल जैसे विषय भी उस समय पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थे। अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को आधुनिक शिक्षा से परिचित करवाया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना था। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय विदेशी ईसाई मशीनरियों, ब्रिटिश सरकार और प्रगतिशील भारतीयों को है। ईसाई मशीनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल व कॉलेज की स्थापना करवाई। इन स्कूल व कॉलेजों में हजारों की तादाद में भारतीय लोग शिक्षित हुए, किंतु मशीनरियों का उद्देश्य भारतीय जनता में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक आवश्यकताएं थीं, जिनके कारण भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, शुरुआत में भारत में जो शिक्षा दी जाती थी वो मदरसों में दी जाती थी और जो कुछ पाठशालाएं होती थी उनमें दी जाती थी। लेकिन इनमें जो है ना, ज़्यादातर उनको धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। इस चलते जो है भारत के लोगों को गणित, इतिहास, राजनीतिक दर्शन और अर्थशास्त्र इन सब विषयों का ज्ञान नहीं था। अंग्रेज़ों ने इसके लिए भारतीय लोगों को शिक्षित करना चालू किया और इन लोगों में अंग्रेज अधिकारी, ईसाई मशीनरी और कुछ भारतीय लोग थे जो चाहते थे कि भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए। शुरुआत में अंग्रेज़ों द्वारा जो शिक्षा दी गई वो ईसाई मशीनरियों द्वारा दी गई, जो ज़्यादातर धर्म प्रचार का कार्य करते थे और साथ साथ लोगों को शिक्षा भी देते थे। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों में शामिल करने के लिए भी पढ़ाया, ताकि उनसे उनको सहायता मिल सके और वो अपने राजनीतिक कार्यों का आसानी से कर सके। ब्रिटिश सरकार को विद्युत विभाग के लिए व्यापक प्रशासन तंत्र की आवश्यकता थी। विशाल प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए शिक्षित व्यक्ति की जरूरत थी। अतः नए प्रशासन के लिए योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज खोलना आवश्यक हो गया। तो दोस्तों, ब्रिटेन प्रशासन तंत्र था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी व्यापक था। इसके लिए उन्हें जो है कुशल और कारीगर अधिकारियों की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने जो है भारत के नागरिकों को पढ़ाना चालू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। कुछ अन्य कारण भी थे जिनके कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विचारकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा को प्रश्रय दिया। प्रबुद्ध अंग्रेजों का यह विश्वास था कि ब्रिटिश संस्कृति भारत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक उदार थी। ब्रिटिश शिक्षा व संस्कृति के प्रसार के लिए अंग्रेजों में मशीनरियों जैसा उत्साह था। मैकले ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के इसी गुट में थे। माउंट एल्फिंस्टन जैसे कुछ अंग्रेजों का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण लोग ब्रिटिश शासन को अधिक खुशी से स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेजों का उद्देश्य शिक्षा के प्रसार से अपने सिद्धांतों और विचारों का प्रचार करना था। ब्रिटिश पूंजीवाद की आर्थिक व राजनीतिक आवश्यकताओं ने भारत में पश्चिमी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करने वाला तीसरा दल प्रगतिशील भारतीयों का था। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों का मानना था कि जो उनका कल्चर है, जो उनकी सभ्यता है, जो उनकी शिक्षा है, वो काफ़ी उदार है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने इस शिक्षा पद्धति को भारत में लागू किया और उन्हें यह भी विश्वास था कि उनकी शिक्षा के कारण जो भारत के लोग हैं वह उनके शासन को आसानी से अपना लेंगे, और ऐसा करना उनके राजनीतिक हित और उनके पूंजीवाद के विकास के लिए भी जरूरी था। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पश्चिम देशों के वैज्ञानिक एवं प्रजातांत्रिक विचारों के आधार के रूप में अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत किया। उनका मानना था कि शिक्षा की प्राचीन पद्धति को जारी रखने का अर्थ अंधविश्वास और अज्ञानता को बनाए रखना है। राय ने व्याकरण, भूगोल, खगोल विज्ञान व ज्यामिति पर पुस्तकों की रचना की। पश्चिमी विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन से प्राचीन संस्कृति में सुधार तथा उसके पुनरुद्धार का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी प्राथमिकता दी। तो दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शिक्षा के प्रसार के लिए राजा राममोहन राय ने भी मदद की और वो भी उनके पक्ष में थे। उनका मानना था कि जो आधुनिक शिक्षा है जो पश्चिम देशों से हमें मिलेगी, उससे जो भारत में अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं, वो सब दूर होंगी और साथ ही साथ भारत के लोग नए नए विषयों जैसे व्याकरण, भूगोल, खगोल विज्ञान इन सब से परिचित होंगे। और इन सब दिशा में राजा राममोहन राय ने जो है इन सब विषयों में कुछ किताबें भी लिखी और उन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति में सुधार भी किया और साथ ही साथ उन्होंने स्त्री के शिक्षा के लिए जो है आवाज़ भी उठाई।
सर्वप्रथम 1706 में मिशनरियों ने दक्षिण में शिक्षण कार्य किया। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा मिशनरियों को धर्म प्रचार व शिक्षण कार्य की स्वतंत्रता मिली, जिससे अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ। 1833 के बाद मिशनरी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों पर जोर देने लगे। इन मिशनरियों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विलियम कैरे का था। इन्होंने कोलकाता के निकट एक छापाखाना चलाया और बाइबल का स्थानीय भाषाओं विशेषकर बांग्ला में अनुवाद किया। इन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल भी चलाए। तो दोस्तों, मिशनरियों को शिक्षा कार्य करने का जो आदेश मिला वो 1706 में मिला, और उसके बाद 1813 के जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसमें उनको अपने धर्म प्रचार करने का भी जो है अधिकार मिल गया। फिर 1833 के बाद इन्होंने भारत में विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए जोर देना चालू कर दिया। इन्होंने कई संस्थाओं का विकास किया और उनकी स्थापना करवाई। और इन मशीनरियों में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो विलियम कैरे का था। इन्होंने कलकत्ता के निकट जो है एक छापाखाना चलवाया और उसमें बाइबल का अनुवाद इन स्थानीय भाषा में करवाया ताकि हर कोई उसे आसानी से पढ़ सके। और इन्होंने ही लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करवाई। वॉरेन हेस्टिंग ने अपने प्रयत्नों से भारतीय संस्कृति को समझने के लिए फारसी और संस्कृत भाषा के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनसे मिले ज्ञान का प्रशासनिक मामलों में बखूबी प्रयोग किया। कोलकाता मदरसा स्थापित करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को ही जाता है। इसी उत्साह और ललक के साथ 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और उसके बाद 1792 में बनारस में रहने वाले जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। तो दोस्तों, कुछ और ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से एक वॉरेन हेस्टिंग थे, जिन्होंने फारसी और संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और इसका इस्तेमाल अपने प्रशासनिक मामलों में किया, और इनको ही जो है कोलकाता मदरसे को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो वहीं दूसरी ओर सर विलियम जोन्स और जोनाथन डंकन ने जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज को स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्ल्स ग्रांट नामक एक अंग्रेज नौकरशाह था जिसने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। उनका मानना था कि भारत के समाज में सामाजिक बुराइयों और लोगों के नैतिक पतन जैसे गंभीर समस्याएं व्याप्त हैं, जो कि एक गहरे और व्यापक रूप से ज्ञानाभाव के चलते बने हुए हैं। उनका मानना था कि इस तरह के ज्ञानाभाव को शिक्षा और प्राथमिक रूप से अंग्रेजी में शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ग्रांट ने इंग्लैंड लौटने पर हाउस ऑफ कॉमन्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस बारे में समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ब्रिटिश अधिकारी था चार्ल्स ग्रांट, जिसने भारत में विद्यालयों की स्थापना की, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय समाज में काफ़ी बुराइयां मौजूद है, जिसके चलते भारत के समाज का नैतिक पतन हो रहा है, और इसको रोकने के लिए जो है भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। इसके लिए ग्रांट ने इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समझाने का भी प्रयास किया। 1830 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उपयोगी ज्ञान और धार्मिक व नैतिक सुधार वाले ज्ञान के प्रयास के लिए स्थितियों को भांपने की बात कही। कंपनी ने इस विषय पर कार्य करते हुए भारत के लोगों को सिखाने के लिए तथा स्थानीय लोगों के बीच विभिन्न विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए देना शुरू किया। तो दोस्तों, 1830 में ब्रिटिश सांसद ने कंपनी को आदेश दिया कि वो भारत के लोगों का धार्मिक और नैतिक सुधार करे, जिसके लिए कंपनी को कहा गया कि वो हर साल भारत के लोगों पर और उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करे। और कंपनी ने भारत के लोगों को सिखाने के लिए और उनको विज्ञान का ज्ञान देने के लिए जो है ऐसा किया भी। ईस्ट इंडिया कंपनी समाज के किस वर्ग को शिक्षित करे कि वह शिक्षा के प्रसार में सहयोग दे, ये एक प्रमुख समस्या थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले अभिजात वर्ग के सरदार, नवाब, राजा आदि को शिक्षित किया, किंतु यह वर्ग कंपनी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और लोगों को शिक्षित करने के स्थान पर कंपनी की सेवा में रहना ज़्यादा पसंद किया। दूसरी नीति के अनुसार समाज के महत्वपूर्ण वर्ग व असरदार लोगों को शिक्षित किया गया, लेकिन वे भी अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा व संघर्ष के कारण शिक्षा का प्रसार नहीं कर सके। तीसरी नीति में कंपनी ने सर्वप्रथम सीमित संख्या में लोगों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा दी। धीरे धीरे यह शिक्षित व्यक्ति समाज के अन्य लोगों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाने लगे। तो दोस्तों, कंपनी के सामने एक समस्या यह थी कि वो समाज के किस वर्ग को शिक्षित करे। सबसे पहले उन्होंने जो उच्च वर्ग थे जैसे सरदार, राजा, नवाब, इनको शिक्षित किया, लेकिन ये जो है कंपनी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और इन्होंने जो है कंपनी के अधीन काम करना चालू कर दिया। फिर इन्होंने कुछ
खास वर्गों को जो है चुना, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके आपस में कुछ जातीय प्रतिरोध थे जिसके चक्कर चक्कर में उनके बीच में प्रतिस्पर्धा थी। इसके बाद कंपनी ने कुछ चुने हुए लोगों को शिक्षा दी और इन लोगों ने ही जो समाज में जो दूसरे लोग थे उन सबको शिक्षित किया और शिक्षा के प्रसार में अपना योगदान दिया। 1835 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज की। बम्बई में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की शुरुआत की गई। तो दोस्तों 1835 के बाद कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, तो वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग कॉलेज को भी स्थापित किया गया और साथ साथ बम्बई में कुछ तकनीकी शिक्षा भी दी जाने लगी। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे जिन्होंने भारत की शिक्षा के उद्देश्य एवं सुधारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इनके प्रस्ताव को 19 जुलाई 1854 को स्वीकार लिया गया। इनके प्रस्ताव में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार करना, जन प्रशासन के लिए जन सेवक तैयार करना, माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से देना और औरतों और जनसाधारण की शिक्षा, प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने तथा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव था। वुड के प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप डलहौजी ने प्रदान किया। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। निजी स्कूलों को अनुदान देने के लिए नियम बनाए गए। लॉर्ड कैनिंग के काल में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इन विश्वविद्यालयों का कार्य लंदन विश्वविद्यालयों की तरह केवल परीक्षाएं आयोजित करना था। तो दोस्तों एक और अधिकारी थे जिन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उनका नाम था चार्ल्स वुड, जिन्होंने ब्रिटिश संसद के पास अपना एक प्रस्ताव रखा जिसे 19 जुलाई 1854 को स्वीकार कर लिया गया और इसके लिए भारत में शिक्षा को प्रसारित करने के लिए जो है कुछ उपाय किए गए जो निम्नलिखित है। और साथ ही साथ आगे चलकर इनके इस प्रस्ताव को जो है पूरी तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इन्होंने प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की और जो निजी स्कूल थे उनको सरकारी सहायता प्रदान की। तो वहीं दूसरी ओर एक और अधिकारी थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की और साथ ही साथ ये जो विश्वविद्यालय होते थे इनका कार्य भी लंदन के विश्वविद्यालय जैसा होता था जो सिर्फ परीक्षाओं को आयोजित करता था। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग 1884 के पश्चात शिक्षा की प्रगति के लिए नियुक्त किया। इसे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। आयोग ने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए। अपने प्रस्ताव में उन्होंने सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास, शिक्षा को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने, प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड को दिए जाने तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद 2 दशकों में माध्यमिक और कॉलेज की शिक्षा का तीव्रता से विकास हुआ। उस समय विश्वविद्यालय स्थापित हुए जो केवल परीक्षा ही नहीं लेते थे बल्कि वहाँ शिक्षा की व्यवस्था भी करवाते थे। भारत में 1885 तक अंग्रेजी में शिक्षित लगभग 55,000 स्थानीय लोगों का एक ठीक ठाक वर्ग तैयार हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर 19 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या ही प्राथमिक स्कूलों तक पहुंच पाई थी। तो दोस्तों 1882 में एक हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर थे और इसके योगदान के ही कारण भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दी जाने लगी। इन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो स्थानीय भाषाओं में देना चालू कर दिया। साथ ही साथ प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित किया और इनका जो नियंत्रण होता था वो जिला और नगर बोर्ड को दे दिया गया। इसी तरीके के इन्होंने और भी प्रस्ताव पारित किए जो निम्नलिखित है। और फिर इनकी रिपोर्ट के बाद बहुत तेज़ गति से जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। लगभग 1885 में 50,000 ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे हो चुके थे, लेकिन उस समय एक समस्या ये थी कि समाज का सभी वर्ग स्कूल तक नहीं पहुंच पाता था। केवल 19 करोड़ लोग ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पाए। सीवी ट्रावलायन बताते हैं कि ज्ञान की भागीदारी करने वाले लोग वे थे जिनमें इसको लेकर उत्सुकता थी, जिनके पास उसको पाने के साधन थे और अपनी जीवन परिस्थिति में ज्ञान पाने के लिए भरपूर समय था। तो दोस्तों एक विचारक सी ट्रावलायन का मानना है कि उस समय जिन लोगों को शिक्षा मिली वो काफ़ी समृद्ध लोग थे, उनके पास पैसा था और वो शिक्षा पाने के लिए काफ़ी उत्सुक भी थे और साथ ही साथ उनके पास शिक्षा लेने के लिए काफ़ी समय भी था। भारत के शिक्षा का चरित्र औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक शिक्षा की पहली प्राथमिकता औपनिवेशिक शासन को मजबूत बनाना और उसे स्थायित्व प्रदान करना था। इसी कड़ी में उस शिक्षा को और मजबूत बनाने की विचार से 1857 में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई और मद्रास में खोले गए।
शिक्षा की नीति एक व्यापक सांस्कृतिक नीति थी जिसका उद्देश्य लोगों को यह एहसास कराना था कि वे सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिम के लोगों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। पश्चिमी शिक्षा के विकास से प्रजातांत्रिक, वैज्ञानिक, बुद्धिवादी संस्कृति की नींव पड़ी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।